अगर आपका रागों से कभी मुलाकात हुआ होगा तो शास्त्रीय संगीत आपको देख के एक बार जरूर मुस्कुराया होगा। खैर मैं मजाक कर रही थी, लेकिन सच में अगर आपने शास्त्रीय संगीत की चर्चा की है तो रागों की चर्चा होना बिल्कुल जायज़ है। राग वास्तव में भारतीय संगीत की एक विशेषता है। कहते हैं भारतीय संगीत की बुनियाद यानी नींव राग है और भारतीय संगीत की इमारत रागों पर खड़ी है। राग शब्द की उत्पत्ति ना रंज शब्द से हुई है और रंज शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न करना या खुश करना। परिभाषा कहती है कि ध्वनि की विशिष्ट रचना जिसमें स्वर तथा वर्णों का कारण सौंदर्य हो और श्रोताओं के चित्त को प्रसन्न करे उसे राग कहते हैं। यानी कि वो रचना ऐसी जो मन को मोह ले। इसको और अच्छे से जानने के लिए हम 3 बातों को पहले जानेंगे। ध्वनि क्या होती है, स्वर क्या होते हैं और वर्ण क्या होते हैं। अगर गौर से सुने तो इन्हें बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ध्वनि, स्वर और वर्ण। चलिए एक एक करके देखते हैं। ध्वनि उसे कहेंगे जो संगीत में काम आती है। हम संगीत पढ़ रहे हैं, इसलिए जो कानों को अच्छी लगे यानी कि जो मन को खुश करे उसे ही ध्वनि कहेंगे। उसी ध्वनि को संगीत की भाषा में नाद कहते हैं और इसी आधार पर जब नाद संगीत उपयोगी हो जाता है तो वो स्वर कहलाता है। और वर्ण वो होते हैं जो गाने की क्रिया अर्थात गाने के तरीके को कहते हैं। रागों की परिभाषा को ठीक तरह से समझने के लिए इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखना। कौन कौन? ध्वनि यानी कि आवाज की एक विशेष रचना होनी चाहिए और उसमें स्वर और वर्ण जरूर होने चाहिए। और रंजकता यानी कि उसमें मधुरता तो होनी ही चाहिए। अगर ये 3 बातें आप ध्यान रख रहे हैं तो आप रागों को सही तरीके से जान और समझ रहे हैं। आगे के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक राग बताऊंगी और उस रागों से उसी आधार पर रागों के नियम और लक्षण को समझाऊंगी। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप उसे मिस ना करें, क्योंकि इसी आधार पर पूरे नियम और लक्षण होंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं राग यमन को, क्योंकि कोई भी राग गाने से पहले उसके परिचय को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप राग गाते हैं तो ये परिचय आपको बहुत हेल्प करता है कुछ ऐसी जगहों पर। चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। इस सेशन को समझाने के लिए मैंने राग यमन का सहारा लिया है। सबसे पहले आता है कौन से थाट से यह राग उत्पन्न हुआ है। अगर आपने पिछला क्लास देखा है तो आपको ये याद होगा कि मैंने कहा था कि जो भी राग बने हैं और जो भी राग अगर बनेंगे तो वो इन्हीं 10 थाटों से बनेंगे। तो ये जो राग यमन है वो कल्याण थाट से है। कैसे, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है जाति। जाति इसकी संपूर्ण होती है और वादी इसकी ग और संवादी नी है। स्वर इसके जो है उसमें सिर्फ म तीव्र लगेगा और वर्जित स्वर इसमें कोई भी नहीं है। इसके आरोह में सा, रे, ग, म तीव्र, प, ध, नी और सा। वही अवरोह इसके होंगे सा, नी, ध, प, म तीव्र, ग, रे और सा। इसकी चलन और पकड़ ऐसे होंगे नी, रे, ग, रे, सा, प, म, ग, रे, सा। रागों को जानने से पहले उसके कुछ नियम और उसके कुछ लक्षणों को जान लेते हैं, ताकि जो आगे राग आए उसमें से किन्हीं को भी कंफ्यूजन ना हो। पहला नियम लक्षण कहता है कि रागों की जो उत्पत्ति हुई है वो थाट से होती है और हमेशा थाट से ही होती है। दूसरा कहता है कि रागों में कम से कम
5 स्वर जरूर होने चाहिए। अगर उससे कम के होंगे तो वो राग हो ही नहीं सकता। अतः राग कहलाने के लिए यह जरूरी है कि 5 स्वर अवश्य हो। 5 स्वर वाले रागों को औडव जाति राग कहते हैं, 6 स्वर वाले को षाडव और 7 स्वरों वाली जाति को संपूर्ण राग माने गए हैं। तीसरा कहता है कि राग ध्वनि की एक विशेष रचना है। चौथा कहता है कि राग में स्वर तथा वर्ण दोनों का होना जरूरी है। इन दोनों के बिना राग की न उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। मान लीजिए केवल अगर स्वर हुए और वर्ण ना हुए तो राग वो बन ही नहीं सकता। यही नहीं, स्वर एवं वर्ण का ऐसा मेल हो जिसे सुनकर चित्त को प्रसन्नता हो। राग में ना आरोह और अवरोह दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना ना राग का रूप पहचाना ही नहीं जा सकता है। आरोह तथा अवरोह के होने से राग का रूप और उसके चलन से स्पष्ट हो जाता है। राग में रंजकता यानी सुंदरता का होना तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि राग का उद्देश्य ही यही होता है कि उसको सौंदर्य और मानव मन में आनंद का संचार करे। प्रत्येक राग का ना ठाट, वादी, संवादी, जाति, आरोह, अवरोह, गायन समय तथा चलन और उसमें प्रयोग किए जाने वाले स्वर ये ना निश्चित होते हैं। यानी रागों का सबसे प्रमुख स्वर जो माना गया है उसे वादी स्वर कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और उससे थोड़ा कम संवादी स्वर को माना गया है। और जो स्वर उस राग में वादी और संवादी के अलावा लग रहे हैं वो अनुवादी स्वर माना गया है। और अगर जो स्वर उस राग में लगे ही नहीं है वो विवादी यानी कि वर्जित स्वर कहा गया है। एक बात ना हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी राग में सा यानी कि षड्ज कभी वर्जित नहीं होता, और कोई भी राग में मध्यम और पंचम यानी कि म और प एक साथ कभी भी वर्जित हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होगा तो वह राग माना ही नहीं जाएगा। राग में ना वादी और संवादी स्वर अवश्य रहते हैं। इन स्वरों पर ही विशेष जोर रहता है। इसका कारण ना आपको राग गाने के बाद पता चलेगा। नेक्स्ट कहता है कि कोई भी राग का एक समय होता है। कुछ ऐसे राग होते हैं जो विशेष ऋतु में गाए जाते हैं, जैसे कि वसंत ऋतु में बहार राग और वर्षा ऋतु में मल्हार के कुछ प्रकार। चलिए अब इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि और न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार।